Okay, we are live now. Okay. ओके। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी इंडिया पर। आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ और मैं हूं नवनीत मिश्रा। शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा जैसे जो सीरीज चल रही है कि परीक्षा में छपने वाले प्रश्न यानी कि परीक्षा में फंसने वाले प्रश्न, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम सीरीज चला रहे हैं। तो लगभग ये सीरीज का लास्ट डे होगा और इसके बाद हम लोग लेके आएंगे मैराथन, जिसमें से कुछ छूट गए होंगे, जो मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन होंगे वो पूरे कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, बिना बताए बिना कहे हुए। आप बाकी लोग करते रहते हैं और फिर भी कर दीजिए, अगर आपको ध्यान ना हो तो मैंने याद दिलाने के लिए आपको बताया है। लाइक शेयर कर दीजिए, आपके पास जो मोबाइल हो आप उससे और दूसरे मोबाइलों से भी। खैर, ये तो होगी मजाक की बात। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और अच्छे से जवाब दीजिए सभी लोग कमेंट सेशन में, ठीक है। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए हुए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों, क्या व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी गई है? तो शारीरिक यानी मेंटल, फिजिकल और कॉग्निटिव मतलब इमोशनल कह सकते हैं, यानी व्यक्ति की सर्वांगीण विकास की बात हो रही है। तो मूल आधारशिला की बात हो रही है, तो किस काल में रखी गई थी यह आपको बताना है। पहला आपका दिया गया प्रौढ़ावस्था में, दूसरा है किशोरावस्था में, तीसरा है बाल्यावस्था में, चौथा है शैशवावस्था यानी एडोलसेंस में। बताइए कब रखी गई थी, बताइए। शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व की बात करें तो शैशवावस्था का काल आपसे 0 से 2 वर्ष होता है यानी इन्फेंसी का। अब चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, बाल अवस्था की, तो यह 2 भागों में डिवाइडेड होता है। प्री चाइल्डहुड 2 से 6 प्री चाइल्डहुड और 6 से 12 आपका उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड। और एडोलेसेंस की बात करें तो आपका 12 से 18 होता है और WHO के अनुसार 10 से 19 होता है। क्या होता है? 10 से 19 होता है। प्रौढ़ावस्था की बात करें तो आपका ये 18 साल के बाद की अवस्था होती है, ठीक है, बुढ़ापे की अवस्था। चलिए देखते हैं। तो हमें सिर्फ बात करनी है 3 की बात पढ़ते हैं हम लोग, 3 ही, BCD यानी किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था की बात करें तो यहाँ पर शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास की मूल आधारशिला की बात करें तो नहीं रख पाते हैं, इसलिए बाल्यावस्था आपका राइट आंसर होता है। C इज द राइट आंसर, बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड में ही आपकी शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व की विकास की मूल अवस्था मूल आधारशिला रखी जाती है। बाल अवस्था में आपका लगभग 50 पूरे जीवन के 50 जितना पूरे जीवन में विकास होना है, मेंटल डेवलपमेंट, उसका 50% आपका बाल्यावस्था हो जाता है, तो कह सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से बाल्यावस्था आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन का जनक किसे वर्णित किया जाता है? एडोलसेंस की बात हुई है। एडोलसेंस के जनक कौन है? फादर ऑफ एडोलसेंस यहाँ पर बात हुई है। पहला दिया गया है मार्गरेट मीड, जी स्टैनली हॉल, या सी लेटा हॉलिंगवर्थ, और डी है अरस्तु। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, यहाँ से बहुत कुछ सारे क्वेश्चन बनते हैं एडोलसेंस से। सही जवाब दीजिएगा सभी लोग, है ना? ओके, सभी लोग जवाब दीजिए। दूसरी बात, किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन की बात हो रही है, जनक इनका पूछा गया है, तो मार्गरेट मीड, जी स्टैनली हॉल, या लेटा हॉलिंगबर्थ, या अरस्तु। तो किशोरावस्था की बात करते हैं, जी स्टैनली हॉल आपके सही आंसर हो जाता है, क्योंकि जी स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था क्या है? तनाव और तूफान की अवस्था है। मैंने आगे भी आपको बताया किशोरावस्था क्या है? तनाव और तूफान की अवस्था है, जी स्टैनली हॉल ने कहा है। किसने कहा है? जी स्टैनली हॉल ने। और ये इन्होंने एक बुक लिखी है, सॉरी बुक लिखी है, तो मेरी जीभ भी पता नहीं क्या अजीब बोलने लगती है। एडोलसेंस नामक, एक सेकेंड, एडोलसेंस नामक एक इन्होंने बुक भी लिखी है। क्या लिखी है? बुक भी लिखी है एडोलसेंस नामक किशोरावस्था में, इसलिए इनको किशोरावस्था का
जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक अध्ययन किया है इन्होंने, इसलिए इन्हें किशोर अवस्था का जनक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन का आपका बी राइट आंसर हो जाता है। किसी कोई दिक्कत तकलीफ दुख? अगले क्वेश्चन की ओर चलते नहीं तो फिर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक, फैक्टर की बात हुई है, कौन सा कारक जो है बच्चे की संवेगात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट को सबसे कम प्रभावित करने वाला है? कौन सा कारक जो सब इमोशनल डेवलपमेंट को सबसे कम प्रभावित करता है? पहला है परिवार, दूसरा है आर्थिक स्थिति, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है खेलकूद। परिवार की बात करें तो परिवार से बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि सामाजिकरण की पहली एजेंसी परिवार है। इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। पहली एजेंसी सामाजिकरण की, सोशलाइजेशन की पहली परिवार है। दूसरी आप विद्यालय में पहुंच के होते हैं यानी शिक्षक और सहपाठी ग्रुप यानी पीयर ग्रुप्स, और चौथी आपकी संचार है। ठीक है, आर्थिक स्थिति करेगी, क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो वह पढ़ने के साधन नहीं जुटा पाएगा, सामग्री, शिक्षण सामग्री नहीं मिल पाएंगे उसको, तो आर्थिक स्थिति भी होती है, इसलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें, कौन सा कारक सबसे कम प्रभावित करता है? स्वास्थ्य करेगा। अगर वह मेंटली डिस्टर्ब हो गया यानी फिजिकली भी डिस्टर्ब हो, कैसे भी डिस्टर्ब हो गया, तो वह पढ़ नहीं पाएगा। बुखार आ गया हम कह रहे हैं, 2-4 दिन उसका डिस्टर्ब होगा तो प्रभावित तो करेगा। तो सटीक बात है, खेलकूद से बच्चा स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ अच्छी शिक्षा का, स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क के विकास होता है। यह किसने कहा है? यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो खेलकूद से क्या होता है? स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो हेल्थ भाई, खेलकूद आप खेलेंगे ना तो भाई एकदम मेंटल डेवलपमेंट आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए खेलकूद आपका राइट आंसर हो जाता है, डी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी क्या कहता है कि चौथा आपका सामाजिकरण, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो पहला आपका दिया है कि एक संस्कृति के रीति रिवाजों और मानदंडों को सीखना, कल्चर की रीति रिवाजों और मानदंडों को सीखना शामिल नहीं है, या फिर कौशल का अधिग्रहण, या मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त करना, या अनुवांशिक संचरण। आपको सही आंसर कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। बताइए। सामाजिकरण, सोशलाइजेशन की बात हुई है, तो एक संस्कृति के रीति रिवाजों और मानदंडों को सीखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपका ये है, इसलिए सही, इसलिए यह गलत है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो एक संस्कृति और रीति, अगर समाज के अनुसार आपको चलना है तो संस्कृति और रीति रिवाजों को, मानदंडों को मानना पड़ेगा, तभी आप समाज के अनुसार हो जाएंगे। क्योंकि आपने पढ़े होंगे भाई, डेवलपमेंट टास्क पढ़े होंगे, तो समाज क्या अपेक्षा आपसे करता है, हैवेंगर्स्ट की, तो ये सब चीज़ें हैं। तो कौशल का अधिग्रहण ये जरूरी है, मूल्यों विश्वास को प्राप्त करना ये भी बहुत जरूरी है अगर आपको समाज में रहना। तो ये दोनों गलत हो गए, यानी चौथा आपका राइट आंसर हो जाता है कि अनुवांशिक संचरण की बात नहीं हुई है, सामाजिकरण प्रक्रिया में शामिल नहीं, क्योंकि ये आपकी हेरिडेटरी है, वातावरण में नहीं आती है। पांचवा बात करेंगे, पांचवें क्वेश्चन की। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भैया, कितना कहना पड़ता है आपको। तो पांचवा है, कल्पनात्मक खेलों को अन्य खेलों पर वरीयता दी जानी चाहिए। तो यह किसका उदाहरण है? कल्पनात्मक खेलों की बात हो रही है, तो अन्य खेलों पर वरीयता दी जानी चाहिए, यह किसका उदाहरण है? तो पहला आपका है, ए दिया गया है कि भावनात्मक विकास का उदाहरण है, बी है बौद्धिक विकास का उदाहरण है, सी है सामाजिक विकास का उदाहरण है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कल्पनात्मक खेलों को अन्य खेलों पर वरीयता दी जानी चाहिए, यह किसका उदाहरण है? जब बच्चा कल्पनात्मक खेलों की बात होती है तो कल्पनात्मक खेल कब खेलेगा भाई? जब उसका मेंटल डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट विकसित होने लगेंगे, अमूर्त चिंतन करने लगेगा, तब वह कल्पना अच्छे से कर पाएगा। तो कल्पनात्मक खेलों की बात हो रही है, यानी मेंटल से जुड़ी संबंधी बात हो रही है, ठीक है, मानसिक विकास की बात हो रही है। मानसिक विकास आपका इंटेलेक्चुअल की बात करें तो बौद्धिक विकास भी मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है, इसलिए बी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्या? बी आपका राइट आंसर हो जाता है। कल्पना खेलों का अन्य खेलों पर वरीयता दी जानी चाहिए, यह किसका उदाहरण है? बौद्धिक विकास का। क्या उदाहरण है? बौद्धिक विकास का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विद्यालय में एनसीसी
नेशनल क्रेडिट कोर की बात हो रही है। एनसीसी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एनसीसी आपने देखा होगा विद्यालय में जब पढ़ते होंगे तो एनसीसी रहती है, इंटर में भी होती है और ग्रेजुएशन आप करते हैं तो वहाँ भी होती है। नेशनल क्रेडिट कोर, अगर आप फर्स्ट लाइन में जाते हैं तो यहाँ काफ़ी अच्छा आपको वेटेज मिल जाता है यहाँ से, ठीक है, एनसीसी से। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, इस तरीके कुछ ही होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। तो आप बताइए कि विद्यालय में एनसीसी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला आपका है पाठचर्या गतिविधि है, या साहित्य पाठचर्या, या पाठ्य सहगामी गतिविधि है, या विकल्प ए और बी दोनों, या सेवा गतिविधि। ए और बी दोनों हैं, या सेवा गतिविधि है, या साहित्य पाठचर्या पाठ्य सहगामी गतिविधि है, या पाठचर्या गतिविधि। तो एनसीसी की बात हुई है तो पाठ्य सहगामी, पाठ के जो आप पाठ्य सहगामी ऐसी गतिविधि होती हैं जो पाठ के साथ साथ चलती है, यानी पढ़ने के साथ साथ गतिविधि होती हैं, उन्हें पाठ्य सहगामी गतिविधि होती हैं कहलाती हैं। जैसे कुछ खेल कूद हो गए जो आपको चीज़ें सिखाते हैं, मतलब पढ़ाई के साथ साथ चीज़ें हो रही हैं तो पाठ्य सहगामी गतिविधि के साथ या सहित पाठचर्या के साथ आती हैं। तो बी आपका राइट आंसर। एनसीसी किसके साथ आएगा? सहित पाठचर्या या पाठ्य सहगामी गतिविधि के साथ। ओके, इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं? बताइए, इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं? लाइफ तो बहुत कम है? चलो फिर जो भी है, मैं तो अगर अब एक व्यक्ति भी आता तो मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाने से मतलब है। और आप क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल एज इट मिल जाते हैं कई बार तो हैं, और इससे इर्द गिर्द में ही मिलेंगे, कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें हैं। बाकी सिलेबस चेंज हुआ है तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए अपने हिसाब से, है ना। विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का किससे सहमति होना चाहिए, ये आपको बताना है। विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का किससे सहमति होना चाहिए? अतीत में विद्यालय की सामान्य संस्कृति से, या छात्रों की रुचि, प्रयोजन एवं उद्देश्य से, या शिक्षकों की सूची एवं प्रशिक्षण से, या डी दिया गया है विभिन्न विषयों में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों से। बताइए, विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का वर्णन की बात हो गई है, बताइए सब। तो विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का सहमति होना चाहिए, किससे होना चाहिए भैया? अतीत के चीज़ों से, या फिर छात्रों की रुचि से होना चाहिए, प्रयोजन से होना चाहिए, उद्देश्य से होना चाहिए। छात्रों की रुचि कैसी है, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, हम किन चीज़ों को लेकर के काम कर रहे हैं, हमारे उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर के विद्यालय पाठ्यक्रम का स्वरूप होना चाहिए। कैरिकुलम इस प्रकार का रखना होगा कि छात्रों की रुचि के अनुसार हो, ठीक है, उनके उद्देश्य, और हमें अपने और छात्रों को पढ़ाने के उद्देश्य पूरे करता हो। क्या उद्देश्य पूरे करता हो, मतलब है क्या सिखाना है छात्रों को, क्या बनाना है, उनके जीवन से संबंधित हो, ठीक है, लाइफ स्किल में काम आ सके भाई, लाइफ में काम आ सके, लाइफ स्किल विकसित कर सके। पढ़ाना बस महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन में उतारना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कभी कभी चीज़ों को, है ना। बताइए, अगला क्वेश्चन है 8वां। निम्न में से कौन सा गुणात्मक उपकरण है? गुणात्मक उपकरण की बात हुई, क्या निम्न में से कौन सा गुणात्मक उपकरण है? पहला दिया गया है समाचार विश्लेषण, दूसरा है सर्वेक्षण, तीसरा है जीवनी, और चौथा है रेटिंग स्केल, यानी डी ऑप्शन आपका रेटिंग स्केल है। निम्न में से गुणात्मक उपकरण की बात हो रही है जिसमें मात्रात्मक भी हो और गुणात्मक भी हो, क्वालिटेटिव एकदम गुण इसमें हो, है। तो निम्न में से कौन सा गुणात्मक उपकरण है? समाचार विश्लेषण, सर्वेक्षण, जीवनी और रेटिंग स्केल। तो जीवनी की बात करें तो यह गुणात्मक उपकरण का उदाहरण है, क्योंकि आप जब किसी की जीवनी पढ़ते हैं तो उसके जीवन की सभी पहलुओं से अवगत होते हैं, क्योंकि जो उसने जीवनी होती है तो वह किन्हीं चीज़ों से प्रेरित होती है, और सभी चीज़ें जीवन के प्रत्येक हर सक्सेसफुल इंसान की एक जीवनी होती है, हर इंसान की मैं तो कहूँ कि जीवनी होती है, तो वह जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें होती हैं। तो यह एक गुणात्मक उपकरण है जो बच्चों को सीखने में मदद कर सकता है, उनको मोटिवेशन दे सकता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिल सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन क्या कहता है कि कान किंसांची बनाना और श्रवण साधन तकनीक में प्रशिक्षण कार्यक्रम का मानकीकरण किसने किया है? कान किंसांची बनाना और श्रवण साधन तकनीक में प्रशिक्षण कार्यक्रम का मानकीकरण किसने किया है? पहला है CCE, RCI, ADAPT और IEDC। बताइए। तो आपका दिया गया है कि बी आपका राइट आंसर हो जाता है RCI, यानी भारतीय
पुनर्वास परिषद, पुनर्वास परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद RCI, जिसकी स्थापना यह कब आया था भैया? 1986 में, शिक्षा नीति के टाइम पे, 1986 शिक्षा नीति के टाइम पर आकान की साझी बनाना और श्रवण साधन तकनीक में प्रतिष्ठित कार्यक्रम का मानकीकरण किसने किया? RCI ने, जो 1986 में आए थे। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि विकलांग जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, उनके ऊपर काम करना, यानी जो श्रवणवाद साधन तकनीक है उन पर काम करना, जिनको सुनाई नहीं देता है उनके लिए कुछ चीज़ें डिवाइसेस विकसित करना, इसका काम है। तो RCI कौन करता है? RCI। बी का आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है? किस पर आधारित है? पर आधारित का मतलब है यहाँ पर दिया गया है कि किस समिति पर आधारित है। ठीक है, इस समिति को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी कब है? NEP, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी भैया? किस पर आधारित है? यशपाल समिति पर आधारित है, या फिर कस्तूरी रंगन समिति पर आधारित है, या कोठारी आयोग, या मसौदा समिति? बताइए, राइट आंसर आपको लिखना होगा, बताइए। तो बात करें बी आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि कस्तूरी रंगन समिति आपका राइट आंसर हो जाता है। कस्तूरी रंगन समिति पर आधारित है NEP 2020 NEP 2020 की बात करें तो कस्तूरी रंगन समिति पर आधारित है। NEP 22 कब आई थी? यह आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। और मुझे लगता है क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं क्या? हाँ, तो 10 क्वेश्चन थे आपके, किस लगे? आउट ऑफ 10 आपका क्या रहा है स्कोर? ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। साथ ही आपको जो जवाब पूछा है वह बताना है प्रश्न का, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग इस तरह की वीडियो लेके आते रहते हैं, है ना, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। पेडागोजी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए जा रहे थे। ठीक है, ये आपकी सीरीज आज ख़त्म हुई। 10 दिनों की सीरीज़ थी, हमने 10 दिनों यह सीरीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से की। एक दिन का बीच में अभी गैप हुआ था इस सीरीज़ को लेकर के बीच में है, बाकी अब पूर्णतः लगातार हुई है और आपकी कोई दिक्कत नहीं आई है, बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने करी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हम लोगों के सोशल हैंडल से जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब। टेलीग्राम पर आपको PDF वगैरह, क्विज वगैरह मिलती रहती हैं। तो इस तरीके से आप एग्जाम सिटी इंडिया सर्च करके, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ पर। तो चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी और आगे भी चीज़ें रखेंगे, चाहे वो शिक्षक भर्ती संबंधी कोई भी चीज़ हो, तो सभी वीडियो आपको यहाँ पर सभी जानकारियाँ मिलेंगी। तो चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नवनीत में सभ्यता लेता हूँ, और जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं मिलेनियस टाइप, मैंने आपको बताया कि वो हम जल्दी ही पूरे कर लेंगे पेपर से पहले।